हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कॉमर्स से संबंधित है, ऑडिटिंग, अंकेक्षण, उसी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल कंट्रोल, जो कि आने वाले परीक्षा झारखंड +2 टीचर, झारखंड पीजीटी और झारखंड नगर पालिका सेवा जिसकी वैकेंसी, जिसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है और +2 टीचर का जल्दी इसके लिए आने वाला है। तो उसी से संबंधित हम लोग यहाँ पर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है और साथ ही इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी छात्र यहाँ पर हैं जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और जो भी छात्र आने वाले परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें कि आपको संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है आपका झारखंड पीजीटी, झारखंड टीजीटी, साथ ही जनरल पेपर के लिए, और अभी इसमें ऑफर भी चल रहा है। अगर अभी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपका बहुत ही कम फीस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका ये सारे कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध होता है। इसकी तैयारी के लिए आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ना है आपका, जिसमें कि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, और स्टोर में जाकर आप कोर्सेज जो हैं आप वहां पर परचेस कर सकते हैं। इसमें जितने भी क्लासेस आपको चलते हैं, सारे लाइव क्लास चलते हैं। हर क्लास का रिकॉर्डिंग भी आपको मिलता है, क्लास नोट्स और प्रैक्टिस सेशन भी कराए जाते हैं। साथ ही इसमें आपको पता होगा कि जो नगर पालिका सेवा है उसकी भी वैकेंसी आ चुकी है। नगर पालिका सेवा में अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर का। रेवेन्यू इंस्पेक्टर में जो डिफरेंट सब्जेक्ट के वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए। तो जो भी छात्र कॉमर्स के लिए अभी आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो अभी आपका ऑफर भी चल रहा है, जिसमें कि आपका अभी मात्र 6500 में संपूर्ण कॉमर्स की तैयारी हो जाएगी। इसमें जितने भी क्लासेस आपको उपलब्ध कराए जाएंगे सारे के सारे लाइव क्लास होंगे, हर क्लास का रिकॉर्डिंग, और साथ ही इसमें आपको जो नोट्स वगैरह है, प्रैक्टिस सेशन है, हर एक टॉपिक आपको कराया जाएगा, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है आपके एग्जाम में आ सके। चलिए, तो आज का हम लोग जो टॉपिक है, आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। ऑडिटिंग में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो सिलेबस में दिया हुआ है, अगर हम उस पर विस्तार से चर्चा करें तो ऑडिटिंग में बहुत सारी चीजें जो हम लोग को अध्ययन करने हैं, जो सिलेबस में दिया हुआ है। जैसे कि ऑडिटिंग होता क्या है, ऑडिटिंग के जो बेनिफिट्स है, ऑडिटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उन सब के बारे में। तो उसी में आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ही आता है आपका इंटरनल कंट्रोल, और इंटरनल कंट्रोल के अंतर्गत ही आपका इंटरनल चेक और इंटरनल जो ऑडिट वगैरह है उसके बारे में। और ये चीज हम लोग जो बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिएगा ऑडिटिंग क्या होता है। ऑडिटिंग जो होता है आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया गया है मैनेजमेंट के द्वारा, उसका डिटेल में एग्जामिनेशन करना, डिटेल में उसको चेक करना, उसका वेरीफाई करना, एक तरह से बोल सकते हैं आपका, इसी प्रोसेस को, और ये जो प्रोसेस किया जाता है उसी प्रोसेस को ऑडिटिंग कहा जाता है, जो कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा ऑडिटिंग के काम किया जाता है। और वो इंडिपेंडेंट पर्सन का क्या कहलाता है, आपका ऑडिटर के नाम से कहा जाता है, जिसकी नियुक्ति जो होती है आपका, जैसे कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट के तहत उनकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट किया जाता है। अगर हम बात करें तो जब ऑडिटिंग का प्रोसेस अपनाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए किसी भी संस्था का ऑडिटिंग प्रारंभ किया गया, ए लिमिटेड एक कंपनी है, इसका ऑडिटिंग प्रारंभ किया गया, तो जब ऑडिटिंग प्रारंभ किया जाता है तो ऑडिटर को अपॉइंटमेंट किया जाता है। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी हम लोग को आगे पढ़ना है, जो आगे हम लोग वीडियो में डिस्कस भी करेंगे आपका। तो सामान्यतः मान के चलते हैं कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो चुका है और ऑडिटिंग करने वो जा रहा है। तो ऑडिटिंग करता है, तो जब वो किसी संस्थान में, किसी कंपनी का ऑडिटिंग करना प्रारंभ करता है तो उसमें बहुत सारी चीजों को वहां पर देखता है आपका, क्योंकि ऑडिटिंग का तो मेन काम है आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसी को एग्जामिन करना, डिटेल में साइंटिफिक मेथड से उसका एग्जामिन करना, और फाइनली रिपोर्ट सबमिट करना कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया गया ट्रू एंड फेयर व्यू में है या नहीं है। लेकिन जब भी ऑडिटर जाता है ऑडिटिंग का काम करने, तो चूंकि आप देखिएगा एक एक बिजनेस में लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक एक दिन में हजारों ट्रांजैक्शंस एक एक बिजनेस में होते हैं, हर एक ट्रांजैक्शंस को चेक करना मुश्किल होता है, हर एक स्टॉक को जितने भी है आपका मैन्युअली उसको वेरीफाई करना मुश्किल होता है। तो उस कंपनी पर जहां पर हम ऑडिटिंग करने गए हैं, ऑडिटर गया है, उस कंपनी पर विश्वास कैसे बने। तो सबसे ज्यादा वहां पर देखा जाता है कि उस कंपनी का
मैनेजमेंट कैसा है, कंट्रोल कैसा है। कंट्रोल सीधा सा जैसे देखिए, मान लीजिए जो ऑफिस है वहां पर जितने भी स्टाफ आते हैं उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाता है। इसके अलावा जब भी वो जाते हैं कहीं पर, वो सारे इन्फॉर्म करके जाते हैं, या फिर जो डिजिटल सिस्टम बनाया हुआ है या फिर मैनुअल भी वर्क हो रहा है, वो सारी चीज वहां पर सिस्टम बनाया हुआ है। साथ ही उसमें जितने भी एक्टिविटीज हैं इंप्लॉइज के या फिर वहां पर जितने भी वर्कर्स के, उन सारे को चेक किया जाता है। मैनेजमेंट के द्वारा ऐसा सिस्टम बनाया गया है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम एक स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में देखते हैं बच्चे आते हैं, उनका अटेंडेंस होता है, टीचर आता है, अटेंडेंस होता है, जाता है, उसका भी टीचर का अटेंडेंस वहां पर लिया जाता है। तो ये क्या चीज है, यही तो है कंट्रोल, और इसी को कहा जाता है आपका इंटरनल कंट्रोल। क्लियर है? इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल एक तरह से मैनेजमेंट के द्वारा जो फंक्शन सेट किया गया, जो डिफरेंट टूल्स वगैरह बनाए गए जिसके आधार पर जो किसी तरह का कंपनी में फ्रॉड ना हो, फ्रॉड को रोकने के लिए। मान लीजिए ये ऑफिस है, ऑफिस में बहुत सारे एसेट्स रखे हुए, संपत्ति रखा हुआ है, इंप्लॉय आ रहा है काम करने, लेकिन कोई इसका रिकॉर्ड नहीं रखा गया है। कौन इंप्लॉय क्या उठा के लेके चला गया, उसको वीकली या फिर मंथली के आधार पर वेरीफाई नहीं किया जा रहा है कि आखिर जितना इसमें एसेट्स सारे हैं या फिर नहीं है। तो ये क्या है, यहां पर ऑडिटर को यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। एक सीधा सा बोल सकते हैं कि इंटरनल कंट्रोल जिस भी कंपनी का या फिर जिस भी संस्था, जिस भी बिजनेस का जितना बेहतर होगा, ऑडिटिंग जब ऑडिटर करेगा उस पर विश्वास उतना ही ज्यादा रहेगा ऑडिटर का। क्योंकि इंटरनल कंट्रोल अगर बेहतर होगा तो वहां पर एरर्स, फ्रॉड, मैनिपुलेशन बहुत ही कम किए जाते हैं, और वो अगर होते भी हैं तो बहुत हाई लेवल पर होते हैं। अब ऑडिटर जो है हर छोटे मोटे जितने भी वर्कर्स हैं, स्टॉक्स हैं, हर एक ट्रांजैक्शंस, लाखों ट्रांजैक्शंस हैं, अगर एक एक ट्रांजैक्शंस अगर आपको कंप्लीट कराना पड़े तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि वो पूरा किया जा सके। तो इसीलिए वहां पर देखिएगा सैंपलिंग किया जाता है रेंडमली, 2-3, अगर मान लीजिए किसी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं, आपका सभी का इनवॉइस सही से है, सारी चीजें सही से मेंटेन की गई है, और रेंडमली हमने कुछ जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको हमने चेक किया और वो सही पाया गया, और इंटरनल कंट्रोल भी उसका बहुत ही बेहतर है उस कंपनी में, तो हम सारे ट्रांजैक्शंस का एक साथ रिपोर्ट दे सकते हैं और वो हमारे लिए सही होता है, ऑडिटर के लिए वो सही रहता है। तो इंटरनल कंट्रोल का सीधा सा मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो सिस्टम सेटअप किया गया है मैनेजमेंट के द्वारा, ध्यान रखिएगा इंटरनल कंट्रोल ये कंपनी से संबंधित है, इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर से संबंधित नहीं है। तो ऑडिटर इसका किस प्रकार उपयोग करता है, क्योंकि जितना बेहतर इंटरनल कंट्रोल होगा वहां पर उतना ही कम मैनिपुलेशन या फिर फ्रॉड वगैरह जैसी चीजें देखी, मतलब कि वहां पर नहीं देखी जाती है। हाँ, इंटरनल कंट्रोल अगर खराब है, मान लीजिए वहां पर कोई आता है स्टाफ या फिर जो भी आता है आपका इंप्लॉय आता है, कस्टमर आते हैं, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगाया भी गया है तो सही से काम नहीं कर रहा है, तो वहां पर इंटरनल कंट्रोल पर सचेत हो जाता है कि यहां पर कोई गलती किया गया है या फिर कोई यहां पर फ्रॉड किया गया है। इन चीजों को हमको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि मान लीजिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक किया गया, वहां पर देखा गया कि मान लीजिए जो एसेट्स, जो करंट एसेट है उसमें स्टॉक दिख रहा है 5000 यूनिट दिख रहा है, तो 5000 यूनिट को काउंट करना ऑडिटर के लिए तो पॉसिबिलिटीज नहीं है कि जाकर वो स्टॉक में जाए और फिजिकल मटेरियल को चेक करे। चेक करे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, तो ऑडिटर वहां पर क्या करता है कि उसका इंटरनल कंट्रोल देखता है कि आखिर जो स्टॉक रखा गया है क्या उसके लिए जो गोदाम बनाया गया है वहां पर सही से उसका रिकॉर्ड रखा गया या फिर नहीं रखा गया है, वहां पर निगरानी रखने के लिए स्टाफ वगैरह बैठाए गए हैं या फिर नहीं बैठाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है या फिर नहीं रखा हुआ है, सही से जो गोदाम को पैक किया गया है या फिर नहीं पैक किया गया है, तो उन सारी चीजों को वो अगर देख लेता है तो बेहतर चीजें वहां पर इनपुट मिलती है और उसके आधार पर यह तय होता है कि हाँ सारे स्टॉक को फिजिकली काउंट करना,
पॉसिबिलिटीज भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है। हाँ, कुछ उसमें चेक कर लिए, उसी के आधार पर उसका रिपोर्ट तैयार करता है। तो इतनी सारी चीजों का हमने डिस्कस करने का सिर्फ एक ही मतलब था कि इंटरनल कंट्रोल आप समझिए कि क्या है। तो इंटरनल कंट्रोल कोई अलग चीज नहीं है, बस एक सिस्टम बनाया गया है कि जो सेटअप किया गया है जिसके आधार पर कंपनी में जो मैनिपुलेशन कम से कम, मतलब कि मैनिपुलेशन ना हो, फ्रॉड ना हो, सारे सही से जो वर्कर से काम करने का सिस्टम बनाया गया है, उनके अटेंडेंस, सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, वो भी एक इंटरनल कंट्रोल है। बायोमेट्रिक सिस्टम है, इंटरनल कंट्रोल है। मैनुअली रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो इंटरनल कंट्रोल है। सारे जितने भी आपका जो भी स्टाफ आते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, स्टाफ जाते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, यही इंटरनल कंट्रोल है। इंटरनल कंट्रोल जो कंपनी में, बिजनेस में जो सेटअप किया गया है उसी को कहा जाता है, जो कि मैनेजमेंट के द्वारा सेटअप किया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। वही चीज को यहां पर डिफाइन किया गया है। इंटरनल कंट्रोल इज द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल established by the management for the proper conduct of various activities in organization। तो इंटरनल कंट्रोल एक तरह से सिस्टम है जो सेटअप किया गया है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चल सके, सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है परफॉर्म कर सके, क्वालिटी ऑफ गुड्स कस्टमर को मिल सके, तो वो सेटअप किया गया है। तो ऑडिटर इसका किस तरह से उपयोग करता है? तो ऑडिटर वहां पर अगर जितना अच्छा इंटरनल कंट्रोल होगा, रिपोर्ट जो है हर चीज को चेक करने की ऑडिटर को जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो जो अपना रिपोर्ट तैयार करेगा वो एक सही मायने में अच्छे तरीके से तैयार कर पाएगा। आंतरिक नियंत्रण संगठन की विभिन्न गतिविधियों के समुचित संचालन के लिए, सही से संचालन के लिए प्रबंधन द्वारा, मैनेजमेंट द्वारा, कंपनी के द्वारा या बिजनेस के द्वारा स्थापित किया गया एक पूरी प्रणाली होती है। इंटरनल कंट्रोल जो होता है एक एक्टिविटी के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है कि यही इंटरनल कंट्रोल है। वेरियस एक्टिविटी को शामिल किया जाता है। वो इंटरनल चेक भी हो सकता है, इंटरनल ऑडिट भी होता है। इंटरनल चेक भी, अब इंटरनल चेक क्या होता है इसको समझिए। इंटरनल कंट्रोल का ही एक भाग है इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। सबसे पहले इंटरनल चेक को समझिए। इंटरनल चेक क्या होता है? जैसे कि आप एक मॉल में जाते हैं, कहीं पर कुछ खरीदारी करते हैं, तो खरीदारी करते हैं तो जाकर यहां पर आप देते हैं कि हमें ये चाहिए, तो आप देखिएगा वहां पर मान लीजिए कलर के ये है, तो आपको एक स्लिप बना कर देगा। फिर क्या करेगा, ये स्लिप लेकर आपको जाना होगा आपको बी काउंटर पर। बी के पास गए, वहां पर आपने पेमेंट किया, तो आपको वो एक स्लिप देगा, और इस स्लिप को लेकर आपको फिर जाना पड़ेगा कहां पर, सी काउंटर पर। फिर जाकर फाइनली आपको यहां पर जो आपने सामान खरीदा था वो आपको यहां पर मिला। बिजनेसमैन का दिमाग खराब है कि यो 3 क्लर्क बैठा कर 3 को सैलरी दे रहे हैं, आखिर क्या, क्यों ऐसा वो काम कर रहे हैं? तो एक आपके मन में इसका उत्तर ये हो जाएगा कि सर की बिजनेस बहुत ज्यादा हो रहा है, उसका ट्रांजैक्शन बहुत जा रहे हैं, वो बिल्कुल, तो वो भी बिल्कुल सही है। एक और बेनिफिट यहां पर बिजनेसमैन को होता है, यहां पर फ्रॉड और मैनिपुलेशन नहीं किया जाएगा, मतलब नहीं किया जा सकता है किसी एक सिंगल पर्सन के द्वारा। अगर मान लीजिए ए यहां पर फ्रॉड करना चाहता है कि वो या तो सस्ते में उसे कपड़े बेच दे, या फिर उससे पैसे ही ना ले, या फिर उसको ज्यादा कपड़े दे दे, तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि ए जो स्लिप बना के देगा उसी के आधार पर बी उसका पेमेंट रिसीव करेगा, और बी के पेमेंट के बाद जो ये पेमेंट स्लिप देगा सी को, तो सी जाकर फाइनली उसको वेरीफाई करेगा कि कौन कौन से कपड़े का पेमेंट हुआ है, तब जाकर आपको वो मिलता है। यही तो है इंटरनल चेक। इंटरनल चेक एक ऐसा सिस्टम सेटअप किया जाता है बिजनेस में कि एक का वर्क दूसरे को ही वेरीफाई कर लेता है।
ए ने यहाँ पर एक्टिविटी किया, एक काम किया, तो बी ने कैसे वेरीफाई किया? वो वाउचर आप लेके गए, इनवॉइस लेके गए ना बी के पास जो पेमेंट किए, तो वो अपने आप चेक हो गया। इनको पता भी नहीं चला कि हमने चेक किया है, लेकिन ये एक तरह से इंटरनल चेक हो रहा है, एक के कार्य दूसरे के कार्य को वो वेरीफाई कर ले रहा है। क्लियर है? यही इंटरनल चेक, मतलब कि एक तरह का ये इंटरनल कंट्रोल ही है। इंटरनल ऑडिट क्या होता है? जैसे कि ऑडिटिंग क्या होता है, जो एक इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा जो अपॉइंटमेंट होता है एजीएम जो कंपनी वगैरह में, और एक इंडिपेंडेंट पर्सन जो अपॉइंट किया जाता है बिजनेस में, जो ऑडिटिंग का प्रोसेस कंप्लीट करता है, जो डिटेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाने के बाद जो डिटेल एग्जामिन करता है, वो ऑडिटिंग कहलाता है, जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा किया जाता है। उसको एक्सटर्नल ऑडिटिंग भी कहा जाता है। इंटरनल ऑडिट होता है जो मैनेजमेंट के द्वारा कराया जाता है। एक्सटर्नल ऑडिटिंग होने से पहले मैनेजमेंट क्या करता है, क्योंकि मैनेजमेंट भी तो चाहेगा कि हमारे बिजनेस में कम से कम फ्रॉड हो, मैनिपुलेशन हो, एरर्स हो, तो इसीलिए वो क्या करता है कि अपनी गलती अपने ही फाइंड आउट करने के लिए वो बीच बीच में ऑडिटिंग कराते रहता है, हर महीने, 15 दिन पर, या डेली बेसिस पर, क्वार्टरली। तो बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, अपना स्टाफ बैठा दिया, स्टाफ को बोल दिया, अपना अकाउंटेंट को बोल दिया कि आप इसको ऑडिटिंग करते चाहिए। तो जो फ्रॉड और एरर से पहले ही पता चल जाएंगे, आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, जिससे कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उनको एक तरह से काम भी बर्डन कम पड़ेगा, और जो मैनेजमेंट ने गलतियां किया वो खुद सुधार वहीं पर लेगा, बाहरी लोगों को पता नहीं चलेगा। ये भी एक फायदा होता है। तो इंटरनल ऑडिट एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो भी मैनेजमेंट होते हैं वो अपने ही कंपनी में अपने ही बंदे को, अपने ही स्टाफ को, अपने ही अकाउंटेंट को अपॉइंट कर देते हैं, और अपने अनुसार अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है उसका ऑडिटिंग करवाते हैं। क्लियर है? और ये दोनों एक्टिविटीज आपका इंटरनल कंट्रोल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इंटरनल कंट्रोल कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ वो इंटरनल चेक या फिर इंटरनल ऑडिट तक सीमित नहीं है। होल एक्टिविटी जिससे कि बिजनेस सही तरीके से चल सके, सेटअप जो किया जाता है वो इंटरनल कंट्रोल कहलाता है। क्लियर है? तो यहीं पर ये लिखा हुआ है, यह न केवल आंतरिक जांच और आंतरिक लेखा परीक्षा है, बल्कि व्यवसाय को व्यवस्थित और कुशल तरीके से करने के लिए संगठन द्वारा वित्तीय और अन्यथा स्थापित नियंत्रण की पूरी प्रणाली भी है। It is not only the internal check and internal audit but also the whole system of control financially, मतलब कि ये पूरे सिस्टम को फाइनेंशियली कंट्रोल करने के लिए एंड अदरवाइज एस्टेब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन ओवर द कैरी आउट द बिजनेस इन ऑर्डिनरी एंड एफिशिएंट मैनर, सही तरीके से बिजनेस को चलाने के लिए सेटअप किया जाता है। हर जगह आप देखिए इंटरनल कंट्रोल है। आप कहीं भी ऑफिस में जाते हैं, सरकारी जॉब में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, इंटरनल कंट्रोल हर जगह मिलेगा आपको। गेट के बाहर एक व्यक्ति खड़ा भी है जो आपको आते जाते देखता है, इंटरनल कंट्रोल है। कैमरा लगा हुआ है, इंटरनल कंट्रोल है, क्योंकि उससे से बिजनेस सही से चलेगा, क्योंकि वहां पर कोई चोरी हुआ या फ्रॉड हुआ तो उसके आधार पर उसको फाइंड आउट किया जा सकता है एक मन में। और इंटरनल कंट्रोल से सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि जिस बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल बेहतर रहेगा, वहां के जो इंप्लॉय होंगे, स्टाफ होंगे, उनके भी मन में एक डर बना रहता है कि हम कुछ गलती करेंगे तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि यहां पर कैमरा लगा हुआ है, तो ये सिस्टम है वो बता देगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि इंटरनल चेक में यहां पर ये बता रहे थे ना कि एक का वर्क दूसरे के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। मतलब कि अगर ये चाहेगा कि हम इसमें यहां पर फ्रॉड कर दे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बी यहां पर तुरंत उसको चेक कर लेगा। सी भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर चेक हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये तीनों लोग मिल गए, तीनों मिलकर फ्रॉड करेंगे तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ग्रुप में किया गया मैनिपुलेशन या फिर फ्रॉड, इसको कोलूजन बोलते हैं आपका, तो ये बिल्कुल आपका किया जा सकता है। तो इंटरनल कंट्रोल का भी अपना एक लिमिटेशन होता है। ग्रुप में किया गया फ्रॉड वगैरह वहां पर उसके लिमिटेशन को दिखाता है। क्लियर है? इंटरनल कंट्रोल को अन्य तरीके से समझ सकते हैं, इट इज यूजफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू सेफ गार्ड, एक तरह से ये सेफ गार्ड का काम करता है, एसेट्स को प्रोटेक्ट करने का। जैसे कि अभी बता रहे थे बहुत सारे एसेट्स रखे हुए हैं। अब मान लीजिए दिन भर आपके यहाँ कर्मचारी वगैरह आते जाते रहते हैं, कौन क्या उठा के ले गया, कोई अपना झोली में कुछ सामान के ले गया, कोई अपने बैग में उठा कर ले गया, तो आखिर
कैसे हमें पता चलेगा? अगर आप उसके लिए सिस्टम बना के रखें, क्या क्या हमारे ऑफिस में एसेट्स हैं उसका एक लिस्ट बना के रखें और उसको वीकली मंथली बेसिस पर वेरीफाई करते रह रहे, तो वो एक सही तरीका है। तो एक सेफगार्ड के जैसा काम करता है, सर्व द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। साथ ही अगर इस तरह का सिस्टम बना के रखा हुआ है तो ये भी वहां पर देखा जाता है कि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी सही तरीके से बनाए गए हैं, अकाउंटिंग रिपोर्ट भी। इन अदर वर्ड, इट इज द ओवरऑल कंट्रोल अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सीधा सा बोल सकते हैं कि जो कंट्रोल बनाया गया है ओवरऑल किसी भी बिजनेस में, वो वही कहलाता है आपका इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल का फीचर्स क्या होता है? तो इंटरनल कंट्रोल का फीचर सबसे बड़ा यही है कि ये मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है। जो होल सिस्टम बनाया गया है प्रबंधक के द्वारा, उसी को कहा जाता है आपका इंटरनल कंट्रोल। दूसरा, इसमें आपका इट इज कंप्राइजेस द प्लान्स, मेथड एंड प्रोसीजर फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। मतलब कि सही से बिजनेस सही से चल सके, इसलिए एक सिस्टम बनाकर रखा जाता है। तीसरा, इट कंप्राइजेस द ऑफ इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, अकाउंटिंग सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। मतलब इसमें इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, सारी चीजों को इसमें शामिल किया जाता है और ये मैनेजमेंट के द्वारा स्थापित किया जाता है। इट इंटेंडेड टू हेल्प द मैनेजमेंट टू द बिजनेस, सही से चल सके। तो ये 5 पॉइंट है इसके, जो इसके फीचर्स में शामिल किए गए हैं। अगला है इसका ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव आखिर क्या होता है? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी, क्योंकि अब इंटरनल कंट्रोल सही से अगर रहेगा किसी भी बिजनेस में, अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड भी तैयार किए जाएंगे, बैलेंस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाएंगे, बेहतर तैयार किया जाएगा। और बेहतर तैयार करने के लिए ही इंटरनल कंट्रोल सही से, किसी भी बिजनेस में देखिएगा लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। आपको अपने बिजनेस का एसेट्स बचाना है, मैनिपुलेशन नहीं होने देना है, तो आप बिल्कुल ऐसे सिस्टम सेटअप करके रखिएगा जिससे कि कोई भी इसका अनुचित लाभ उठा न सके। तो उस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो इसका उद्देश्य यही होता है कि सही से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन सके। साथ ही जो लेन देन हो रहे हैं, सी द ट्रांजेक्शंस आर कैरिड बट आउट ओनली ऑन द अकाउंट ऑफ सैंक्शन ऑफ द अथॉरिटी। मतलब कि जो भी ट्रांजेक्शन है ऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा ही वो क्लियर किया जा रहा है। सी दैट मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजंस आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। जो भी मैनेजमेंट के पॉलिसीज हैं, डिसीजंस हैं, सही से उस पर इंप्लीमेंट होने के लिए भी इंटरनल कंट्रोल जो है बेहतर होता है। चौथा, टू इंश्योर इफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सही से बिजनेस चल सके कुशल से। साथ ही आपका टू एवल्यूएट, इंटरनल कंट्रोल से यह भी तय किया जाता है कि जो हमारी क्षमता है उसमें उसका हम एवल्यूएशन कर पाते हैं, उसको हम लोग चेक कर पाते हैं। टू एवल्यूएट द इफिशिएंसी परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस पर्सनल। इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव होता है सेफ गार्ड, एसेट्स के सेफ गार्ड के लिए। इसके अलावा सेफ गार्ड ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ जो बिजनेस या फिर व्यवसाय संगठन से संबंधित जो भी हैं, हमारे बिजनेस से संबंधित फायदे के लिए है, उसके सेफ गार्ड के लिए। टू इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो तैयार किए गए उस पर रिलायबिलिटी बन सके। जैसा अभी हम बता रहे थे ना कि अगर हम इंटरनल ऑडिट करते जा रहे हैं तो हम अपनी गलतियां हम खुद से फाइंड आउट करके उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, दूसरों को मौका ही नहीं देते हैं अपनी गलतियों को ढूंढने का। तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर रिलायबिलिटी बढ़ेगी। हाँ, एक सिस्टम यह होता है कि आपकी गलती को कोई और पकड़े और फिर उसको बोले कि आप इसको रेक्टिफाई करें, वहां पर भी सुधार होता है, लेकिन दुनिया जान जाती है उसके बारे में। हमारी गलती हम खुद सुधार के और उसको रेक्टिफाई कर दें तो हम ही तक सीमित रहती है, हमारे पास, हमारे अंदर ही सीमित रहती है, हमारे आसपास तक ही सीमित रहती है। तो ये एक तरह से रिलायबिलिटी बढ़ती है कि हाँ, इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत बेहतर है, तो रिलायबिलिटी बढ़ती है। टू एंड इंश्योर द पीरियोडिकली वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट्स, समय समय पर उसका सत्यापन किया जाता है। अब यहां पर सवाल उठता है कि जैसे कि हमने बोला कि रिलायबिलिटी बढ़ती है, तो क्या कैसा भी इंटरनल कंट्रोल है तो क्या उससे रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी? अब सीसीटीवी कैमरे आपने लगा दिया, काम ही नहीं कर रहे हैं, तो इंटरनल कंट्रोल वो अच्छा है? बिल्कुल नहीं, खराब है, बहुत खराब है। आपने लाखों रुपए तो खर्च कर दिया सीसीटीवी कैमरा लगा के, बिजली ही नहीं है, इंटरनल कंट्रोल अच्छा है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ डराने के लिए कहीं कहीं भी देखिएगा, बहुत जगह ये किया जाता है कि सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाता है
बस एक चिपका दिया जाता है, पता चलता है कि उसका कोई एक्टिविटी नहीं। हाँ, लेकिन उससे भी एक फायदा मिल जाता है, जिसको पता नहीं है सचमुच में वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसका भी फायदा मिल जाता है। लेकिन हाँ, एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल किसे कहेंगे वही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। अच्छा इंटरनल कंट्रोल वही है जो आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। बिजनेस में उसे लागू करने से आपको उसके फायदे मिलते हैं, जो आपने ऑब्जेक्टिव तय किया था उसको आपको वहां पर लागू करने में हेल्प होता है। ये क्लियर भी होना चाहिए और वेल डेवलप्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस कैमरा लगा दिए, बिजली का पता नहीं है, सही से काम नहीं कर रहा है, कभी कोई चूहा वहां पर कुतर दे रहा है तार को, तो वो सही तरीका नहीं है। क्लियर होना चाहिए और वेल डेवलप्ड होना चाहिए। देयर शुड बी कंप्लीट एंड ट्रस्टवर्थी। ऐसा इंटरनल कंट्रोल आप बनाए हैं तो अब वो ट्रस्टवर्थी भी होना चाहिए कि हाँ, लोग उस पर विश्वास कर सके। अब जिस व्यक्ति को वहां पर, मान लीजिए आपका बिजनेस में इंटरनल ऑडिट को आपने अपॉइंट किया, इंटरनल ऑडिटर को, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था आपने वो भांजे को यहां पर अपॉइंट कर दिया, तो उस पर विश्वास बनेगा कि अपने तो रिलेटिव को यहां पर अपॉइंट कर दिया है, और विश्वास नहीं बनेगा। एक तो पहले ही विश्वास नहीं बनता है क्योंकि उसका अपना इंटरनल ऑडिटर जो होता है, इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो अपना स्टाफ होता है, अपना अकाउंटेंट होता है, ऊपर से ये कि उसका सगा संबंधी है, तो और विश्वास उस पर नहीं होगा। ट्रस्टवर्थी तभी होगा जब हाँ लगे कि हाँ सचमुच में ये ऐसे बंदे को नियुक्त किया है जो कि उससे कोई मतलब कि इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, उसके आधार पर ऑडिटिंग वो नहीं कर रहा है। देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। अलग अलग ड्यूटीज उसको बांट दीजिए। जैसे अभी बता रहे हैं, कलर एक कर रहा है कि आपके जो आपने जो परचेज किया उसके जो कलेक्शन है उसको आपको रिसीव कर रहा है। दूसरा काम कर रहा है कि आपके पेमेंट वहां पर रिसीव हो रहा है। तीसरा आपसे वो आप उससे गुड्स जाकर रिसीव कर रहे हैं। तो अलग अलग सबके एक्टिविटीज को बांट दीजिए, जाकर तब जाकर आपका इंटरनल कंट्रोल सही से काम करेगा। और सब पर नजर भी बनाए रखिए, वरना पता चला कि सब मिलके ग्रुप में एक अगर फ्रॉड करता तो 1 करोड़ का करता, सब मिलके कर रहे हैं 100 करोड़ का कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा एक डिमेरिट होता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मतलब ड्यूटीज को अलग अलग बांट दीजिए, पृथक्करण कीजिए। देयर शुड बी एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेडिशन एंड द प्रैक्टिसेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज। कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए प्रशासनिक और जो मतलब जो ट्रेडिशंस है या फिर प्रैक्टिसेस है, कस्टम्स है, उनका आपको पालन करना चाहिए, जिसके आधार पर। इसके अलावा देयर शुड बी वेल डेवलप्ड एंड एडुकेट अकाउंटिंग सिस्टम। अगर आप इंटरनल कंट्रोल बेहतर चाहते हैं तो आपके पास जो वेल डेवलप्ड एंड एडुकेट अकाउंटिंग सिस्टम भी होना चाहिए, उनका पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए। मतलब जिसका अकाउंटेंट को वहां पर अपॉइंट करके रखें वो बेहतर रखिए। पता चला कि उसी के लिखना था 1000, उसमें 1 0 गलती से बढ़ा दिया, 10,000 हो गया। इतना बड़ा फ्रॉड, मतलब एक तरह से अनइंटेंशनली या फिर इंटेंशनली कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप पहले से ही जान रहे हैं कि हम इस तरह के बंदे को रखेंगे तो ये गलतियां करेगा ही। तो आप एक बहुत ही एडुकेटेड और एक वेल डेवलप्ड मतलब कि जो भी एक बेहतर है उसको रखिए। सैलरी हो सकता है उसको ज्यादा देना पड़े, कम सैलरी के चक्कर में बहुत सारे जो बिजनेस होते हैं पता चलता है कि वो रख लेते हैं और पूरा बिजनेस का तहस नहस कर देते हैं। अगला है यहाँ पर एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल होने के लिए देयर शुड बी अ साउंड सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस एंड रिकॉर्ड ऑफ द अकाउंटिंग। अच्छे तरह साउंड सिस्टम मतलब क्या होता है, एक अच्छे तरीके से आप उसको मेंटेन करना है, एक अच्छे तरह से उसको प्रोटेक्ट करके आप वहां पर उसको रख रहे हैं। देयर शुड बी इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल चेक। इफेक्टिव होना चाहिए इंटरनल कंट्रोल चेक। देयर शुड बी अ गुड ऑडिट सिस्टम, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। अच्छा इंटरनल कंट्रोल ऐसा नहीं कि अच्छा बना के छोड़ दिए तो सालों साल तक छोड़ दिए, दोबारा उसको रिव्यू भी नहीं कर रहे हैं। ABCD इंटरनल चेक के लिए बनाए थे, ये लाए थे कर्नाटक से, ये लाए थे केरल से, ये लाए थे बिहार से और ये लाए थे गुजरात से। सोचिए कि दिनों में क्या मिलाप होगा, तीनों अलग अलग है, मतलब चारों अलग अलग है, लेकिन पता चला 1 हफ्ते बाद चारों के आपस में दोस्ती हो गई, तो बेड़ा गर्क होगा ही पूरा। कंपनी को अगर लूटना चाहें तो लूट लेंगे, तो उसका रिव्यू करते रहिए। रिव्यू करने का मतलब ये आपस में मिल गए तो इसका ये मतलब नहीं कि उनको भगा दीजिए, मतलब सीधा सा इनके लिए कि ऐसा एक्टिविटीज पर गौर करते रहिए कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज ये ना करें जिससे कि बिजनेस को नुकसान हो।
वीडियो के लिए भी वही जरूरी है। अब यहां पर इंटरनल कंट्रोल के बेनिफिट्स एडवांटेज को देखते हैं। एडवांटेज किसके लिए? एक व्यापारी के लिए, मतलब एक बिजनेस के लिए, मैनेजमेंट के लिए क्या है? तो मैनेजमेंट के लिए तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपका एक्यूरेट एंड रिलायबल डाटा प्रोवाइड करता है, पॉलिसीज और प्रोसीजर जो है कंप्लाइड है, मतलब कि जो पॉलिसीज और जो अन्य जो रूल्स वगैरह लागू किए गए हैं वो सही से इंप्लीमेंट हो रहे हैं। प्रमोट ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो परिचालन दक्षता है उसको बढ़ावा देने का काम करता है इंटरनल कंट्रोल। जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, ऑब्जेक्टिव से, उसको अचीव करने में हेल्प करता है अगर इंटरनल कंट्रोल सही से है। क्योंकि इंटरनल कंट्रोल ये सही से है तो जो वर्कर या फिर जो आपके स्टाफ भी है सही से प्रोडक्ट भी बनाएंगे, कस्टमर तक वो अच्छे से जाएगा। तो कस्टमर अगर खुद से आपके प्रोडक्ट से तो आपके पास फिर से आएगा वो। टू सेफगार्ड द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह से सेफगार्ड का काम करता है। टू इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड पर रिलायबिलिटी बढ़ती है। तो ये सारे बेनिफिट है बिजनेस के लिए। अब यहां पर ऑडिटर के लिए क्या बेनिफिट है? जो ऑडिटर्स होगा तो ऑडिटर्स को जब ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है कि उसमें स्टेप्स होते हैं कि ऑडिटिंग कैसे करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, पहले कौन सा काम करना है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी पावर क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है। तो उसी आधार पर ऑडिट प्रोग्राम जो है फ्रेमवर्क किया जाता है। तो ऑडिट प्रोग्राम फ्रेमवर्क करते वक्त आप उनमें प्राथमिकता देते हैं, प्रीफरेंस देते हैं कि किसको ऑडिटर पहले चेक करेगा। जैसे कि एक ऑडिटिंग करने अगर एक बैंक का जाइएगा तो ऑडिटर सबसे पहले एनपीए पर हाथ लगाता है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है किसी बैंक का एनपीए होता है, और हर बैंक चाहता है कि एनपीए सबसे कम दिखाएं, जबकि ऑडिटर चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी जो एक्चुअल है वो दिखाएं। तो इसीलिए प्राथमिकता दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर इंटरनल कंट्रोल बेहतर है वहां पर तो उसी के आधार पर वो प्राथमिकता या फिर जो ऑडिट प्रोग्राम है उसको तय किया जाता है। साथ ही आपका टेस्ट चेक वहां पर अप्लाई किया जाता है। जैसे टेस्ट चेक क्या होता है? सैंपलिंग। लाखों ट्रांजैक्शंस को चेक करना मुश्किल है, नामुमकिन है सीधा सा। और ऑडिट रिपोर्ट भी आपको पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ तो पता चलता है कि एजीएम से पहले उसको रिपोर्ट करना, 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने टाइम रहता है ऑडिटर के पास। करोड़ों ट्रांजैक्शंस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। मल्टीनेशनल कंपनी का एग्जांपल लीजिए, करोड़ों ट्रांजैक्शंस है, सब चेक कर पाएगा कभी? बिल्कुल नहीं। इंटरनल कंट्रोल अगर अच्छा है उसका तो इंटरनल कंट्रोल के बेहतर के आधार पर वो टेस्ट चेक का, वो सैंपलिंग के आधार पर कुछ ट्रांजैक्शन चेक किया, उसके आधार पर सारा रिपोर्ट तैयार कर दिया। ट्रांजैक्शन से संबंधित सारे के लिए नहीं, कुछ कुछ जिसमें कि पॉसिबिलिटीज नहीं है कि उसको चेक कर सके, करोड़ों ट्रांजैक्शन चेक करना पॉसिबिलिटीज कभी भी नहीं है। तो इसलिए क्या करेगा वो? टेस्ट चेक अप्लाई करता है कि हाँ ये बेहतर होगा। तो इंटरनल कंट्रोल अगर अच्छा है तो बिल्कुल वो टेस्ट चेकिंग में वो कोई अपना रिक्स नहीं के बराबर होता है ऑडिटर के लिए। क्लियर है? अब यहां पर देखिए इंटरनल कंट्रोल के लिमिटेशंस क्या है। तो सबसे ज्यादा तो अभी जैसे बता रहे थे, इंटरनल कंट्रोल तो बहुत बेहतर चीजें हैं लेकिन बहुत महंगा भी है, हर किसी के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता। एक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में देखिएगा इंटरनल कंट्रोल बेहतर बनाया जाता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देखिएगा कुछ नहीं है, वहां पर सीसीटीवी भी लगा हुआ है, पता चल रहा है खराब है। क्यों? क्योंकि वो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लगा तो लेते हैं लेकिन उसको मेंटेन भी नहीं कर पाते हैं, तो भी एक महंगा होता है। जो अनयूजुअल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं वहां पर इंटरनल कंट्रोल नहीं काम करता है। जैसे अभी बता रहे थे कि 1000 लिखना था, 10,000 लिख दिया, तो इंटरनल कंट्रोल उसमें क्या कर सकता है? वो गलती तो किसी से भी हो सकती है, आंख का धोखा हो सकता है। कभी कभी देखिएगा, मान लीजिए आंख में कुछ इंफेक्शन हो गया, प्रॉब्लम हो गया, कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं तो वहां पर 1000 लिखना था, 10,000 लिखा गया। तो ये अनयूजुअल नेचर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उस पर इंटरनल कंट्रोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये लिमिटेशंस है। ह्यूमन एरर्स, मानव की आदत ही है गलतियां करना, और गलतियां करके ही वो सीखता है, तभी जाकर यहां पर बहुत सारे नियम देखने को मिलते हैं। तो ह्यूमन एरर को भी रोक नहीं सकता है इंटरनल कंट्रोल। कोल्यूजन में अभी बता रहे हैं तो ग्रुप में किया गया फ्रॉड को रोकना मुश्किल है।
एक ब्रांच है एसबीआई का, एसबीआई के सारे जितने भी उस ब्रांच के स्टाफ थे, मैनेजर थे, सब मिल गए और फ्रॉड कर गए, उसको कौन रोक सकता है? इट में नॉट बी कीप पेस विद द चेंज इन द कंडीशन। एक सबसे बड़ा डिमेरिट इसका और भी एक होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है उसके साथ अपग्रेड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एक बार इंटरनल कंट्रोल बना दिए तो ऐसा नहीं कि उस जीवन भर रहेगा या सालों साल, बहुत साल तक रहेगा। साल 2 साल में उसको अपग्रेड नहीं किए, उसके अनुसार अगर आप बदलाव नहीं किए तो वो आपके लिए कोई यूजफुल नहीं है। अब मान लीजिए अभी भी देखिए, बायोमेट्रिक सिस्टम की जगह आप अभी भी पेन और पेपर लेके वहां पर बना रहे हैं। जैसे बच्चा लोग अटेंडेंस होता था ना, स्कूल में गए, हेडमास्टर रोल नंबर के आधार पर टिक करते रह रहा है, बायोमेट्रिक रखिए, पता चला कि टीचर आया, अपना तो सिग्नेचर कर ही रहा है, उसका भी कर दिया। दोनों प्लान बना लिए हैं कि एक दिन तुम मेरा सिग्नेचर कर दो, हम एक दिन इतना। टीचर गवर्नमेंट जॉब इसीलिए तो सब करते हैं, तो हर कोई ऐसे नहीं होते, लेकिन बहुत अधिकतर इसमें ऐसे ही होते हैं। तो उस तरह के लिमिटेशन होते हैं इसमें। आपका अगर अपग्रेड कर दीजिए बायोमेट्रिक सिस्टम तो अंगूठा ही लगाना पड़ेगा, उसका अंगूठा अलग, आपका अंगूठा अलग, तो कैसे ये यहाँ पर फ्रॉड हो पाएगा? तो अपग्रेड होना चाहिए। तो ये इसके लिमिटेशंस होते हैं, अपग्रेड नहीं हुए तो फिर ये यूजफुल नहीं है। तो ये जितने भी फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इंटरनल कंट्रोल से संबंधित, सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। किसी को किसी भी तरह से इसमें डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसको अगले वीडियो में उसको जरूर शामिल करेंगे। फाइनली एक बार इसमें हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इंटरनल कंट्रोल क्या है उसको समझते हैं। इंटरनल कंट्रोल जो फीचर्स होता है उसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल किसे कहा जाता है, इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, उन सभी पर हमने बात किया। एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको ये पॉइंट समझने में दिक्कत हो तो एग्जाम्पल जो हमने बताया है उसको नोट करते जाइएगा, बहुत ही बेहतर रहेगा। इसमें से प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है, क्योंकि आपको 150 प्रश्न इन्हीं सारे टॉपिक से पूछना है, तो इससे भी 1-2 प्रश्न जो है बिल्कुल पूछे जाते हैं। एक वीडियो में आपका 1-2 प्रश्न सॉल्व हो जाए, 4 अंक का, तो बहुत ही बेहतर है। अब मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। और जो भी छात्र अभी तक हमारी क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए हैं, लाइव बैचेस को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। लाइव बैचेस जो है कल से प्रारंभ हो रहा है, इसमें आपको जितने भी क्लासेस उपलब्ध होंगे सारे के सारे लाइव होंगे। टीजीटी पीजीटी के लिए, जनरल पेपर जेटेट के लिए आपका, और टीजीटी पीजीटी के लिए नए बैच जो है कल से प्रारंभ हो रहा है, कॉमर्स स्पेसिफिक। और जो भी छात्र झारखंड जो नगर पालिका सेवा है, इसमें आपका जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक, उसके लिए भी कॉमर्स के बैचेस जो है प्रारंभ हो रहे हैं कल से। तो जो भी छात्र अभी तक नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और साथ ही हमारे जो एप्लीकेशन है उस पर उपलब्ध होगा। किसी भी अन्य जानकारी और एडमिशन के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट, कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।